Good evening, everybody. I hope you're really doing well. So today we are gonna cover another interesting novel, which name is *The Return of the Native*, and it has written by Thomas Hardy. So Thomas Hardy is an English novelist, a short story writer, poet of the naturalist movement. थॉमस हार्डी की सबसे खास बात ये थी कि ये अपने करेक्टर्स को, अपने प्रोटैगनिस्ट को अपने नॉवल में इतना दुखी दिखाते थे, इतना टेरिफिक और टेरेबल उसका एंड होता था ना कि बहुत ही इमोशनल होता था। इसलिए उन्होंने क्या खूब लिखा है, हैप्पीनेस इज एन ओकेशनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। यानी ज़िंदगी एक मुसलसल तकलीफ और दुखों भरी दास्तां की तरह है, जहाँ खुशी के लम्हात ना होने के बराबर है। तो आज के रिस्पेक्टिव नॉवल में भी यही सब कुछ होने वाला है। तो चलिए इसके करेक्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करेक्टर हमारे पास हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम है क्लिम यो ब्राइट। पेरिस में एक डायमंड मर्चेंट है और अपने गांव हेडन हीथ में वापस आया है, लेकिन ये वापस जा नहीं पाता। इसके बाद है हमारी अगला एक बंदा है डिगोरी वेन। ये एक रिडल मैन है। इसके बाद स्टैशिया वे है, जो कि बहुत खूबसूरत फैशनेबल एक वुमेन है इस पूरे नॉवल में। और गाँव के लोग जो हैं उसको विच कह के बुलाते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, ये हम लोग नॉवल में देखेंगे। इसके बाद अगला कैरेक्टर है डैमन विल्डीव का, जो कि इनकीपर है, एक लोकल इनकीपर है। इसके बाद थॉमसिन योब्राइट है, यानी ये क्लिम योब्राइट की कज़न है और एक लड़की है। तो इसके मॉम डैड नहीं है, तो ये अपनी आंट योब्राइट के साथ, मिसेस योब्राइट के साथ रहती हैं। इसके बाद है मिसेस योब्राइट, जो कि क्लिम योब्राइट की माँ है और थॉमसिन योब्राइट की आंट है। इसके बाद है क्रिश्चियन कैंडल। ये एक ऑकवर्ड सा, सुपरस्टिशियस सा यंग मैन है, जो कि मिसेस योब्राइट के लिए काम करता है और पूरे नॉवल में ना कॉमिक रिलीफ जो है पूरे नॉवल में प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है कैप्टन वे का, जो कि स्टैशिया के ग्रैंडफादर है। स्टैशिया के भी पेरेंट्स नहीं है, तो उसके वो अपने ग्रैंडफादर के पास ही रहती है, जो कि एक फॉर्मर कैप्टन था ब्रिटिश नेवी में, और एक बड़ा साइलेंट सा, रिक्लूसिव सा बंदा दिखाया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो माइनर कैरेक्टर है जॉनी नॉनसच का। ये बेटा है सुजैन नॉनसच का, लेकिन ये रिपोर्ट देता है स्टैशिया और डेमन वेल्डेव जब मिलते हैं दोनों, या भागने की कोशिश करते हैं डिगोरी वैन को। इसके अलावा लास्ट में एक और बंदा दिखाया हुआ है, जिसका नाम चार्ली है। लोकल यूथ को रिप्रेजेंट करता है। वे को जो वेज हैं उनमें काम करता है, और ये भी होपलेसली जो है स्टेशिया से लव कर बैठता है, ठीक है। और लास्ट में लोकल लेबर्स दिखाई गई है, जो कि सिंपल डायलेक्टेड है, यानी कल्चरल बैकग्राउंड नॉवल को देने के लिए दिखाया हुआ। कल्चरल बैकग्राउंड दिखा रहा है पूरे नॉवल की, लोकल कस्टम्स जैसे होते हैं उनको शो करें। दैट्स इट। सो दिस वर ऑल द करेक्टर्स। सो अब बारी है समरी करने की। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस नॉवल की कहानी स्टार्ट होती है एडगन हीथ से, जहाँ पे एक जो कि नेवी में काम करने वाला बंदा है, वो वहाँ से गुजर है। उसका नाम नहीं बताया हुआ। वो एडगन हीथ के पास से गुजरा है और फिर वो इनकाउंटर करता है डिगोरी वैन को, जो कि एक रिडल मैन है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। डिगोरी जो है वो एक वैन चलाता है, जिसके आगे हॉर्स हैं और पीछे जैसे कार्ट होती है वैसे है। और वो एक रिडल मैन है। उसकी वैन में वो देखता है वो मैन के एक बहुत ही खूबसूरत वुमन बैठी हुई है। डिकोरी जो है वो बहुत कोशिश करता है कंसील करने की उस वुमन की आइडेंटिटी उस ओल्ड मैन से, लेकिन उसके साथ ही जो रिडल मैन है वो नोटिस करता है कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं, रेनबो के रास्ते से, बैरो नाम है, रेन बैरो या बोरो, वहाँ पे स्टैशिया जो है वो वेट कर रही है वेल्डीव के बारे में। डेमोन वेल्डीव मैंने आप लोगों को बताया। तो इसके साथ-साथ वो और भी फिगर देखता है, और ये सारे फिगर्स जो हैं वो हीथ के ही बशिंदे होते हैं, यानी इस गाँव के ही लोग होते हैं, जो कि बॉनफायर के लिए इकट्ठे हो रहे होते हैं। ये एक लोकल कस्टम होती है वहाँ की। तो उस कस्टम के लिए वो सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे होते हैं। और ये वाहिद वो रात होती है जब आसमान में बहुत सी लाइट्स जो हैं वो जलती हुई नज़र आती हैं। ये था कहानी का स्टार्ट। कहानी ऐसे स्टार्ट हुई, सिचुएशन क्या थी, सेटिंग क्या थी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो यंग वुमन ट्रेवल कर रही है डिगोरी की वैन में, उसकी कार्ट में, ये इसका नाम है थॉमसिन योब्राइट, जो कि क्लिम योब्राइट की कज़न भी है और मिसेस योब्राइट के साथ रहती भी है। ये डिमोन वेल्डीव से शादी करने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वेल्डीव ने जानबूझकर चर्च में गलत पेपर दिए, और ये जानबूझ के खुद कर रहा था ताकि इसको उससे शादी ना करनी पड़े। क्यों कर रहा था? क्योंकि ये भी स्टैशिया से प्यार करता था और स्टैशिया भी इसको प्यार करती थी। सिर्फ जेलसी करवाने के लिए स्टैशिया को ये जो था वो थॉमसिन योब्राइट से शादी करा था। अब शादी तो हुई नहीं, तो थॉमसिन योब्राइट जो है वो वापस आ रही थी अपने घर।
अब जब थॉमसिन वापस आती है तो मिसेस योब्राइट उसको लेकर फिर से वेल्डीव के इन में चली जाती है, उसके होटल में चली जाती है ताकि वो उससे एक्सप्लेनेशन मांग सके कि इस शादी की फेलियर की क्या वजह थी, उसने क्यों जो है वो गलत डॉक्यूमेंट्स जो हैं वहाँ पे प्रोवाइड किए थे। लेकिन वेल्डीव जो है वो तो स्टेशिया के पास चला गया था उसको देखने के लिए, और ये सारा कुछ किसने देख लिया था? डिगोरी वेन ने रास्ते में ही देख लिया था। अब मैं यहाँ पे एक और मज़ीद बात बताती चलूँ कि जो डिगोरी वेन है ये भी थॉमसिन को पसंद करता था, और ये भी अपना जो रिश्ता था मिसेस योब्राइट के घर लेके गया था। लेकिन योब्राइट जो है वो एक रिडलमैन को कैसे रिश्ता दे सकती है, तो इसलिए इसने इनकार कर दिया था। इनकार के बावजूद जो है डिगोरी जो है वो थॉमसिन की बहुत रिस्पेक्ट करता है और हर मामले में बढ़ चढ़ कर उसका साथ देता है। बार ये स्टेशिया के बारे में जानने की, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो ये अपने ग्रैंडफ़ादर के साथ ही रहती है। इस गाँव में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है लड़की, और अपनी खूबसूरती पे बड़ा घमंड समझती है। ये समझती है कि शायद वेल्डिव ने इसकी खातिर इस शादी से इनकार किया है। वो इस गाँव से निकलने के ख्वाब देखती रहती है, अमीर होने के ख्वाब देखती रहती है। तो अब इसके ख्वाबों को हवा मिलती है, और जब इसको पूरे गांव के साथ ये बात पता चलती है कि मिसेस योब्राइट का बेटा क्लाइम योब्राइट वापस आ रहा है, जो कि पेरिस में बहुत बड़ा डायमंड मर्चेंट है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो अब क्लाइम वापस आ जाता है, और यहाँ आकर वो अपनी माँ को एक प्लान बताता है कि वो यहाँ पे स्कूल खोलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जाहिल और गँवार लोग हैं जिनको पढ़ना नहीं आता। वो इनको पढ़ाएगा और वापस नहीं जाएगा पेरिस में, जो कि मिसेस योब्राइट को बिल्कुल भी ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। दूसरी साइड पे स्टेशिया जो है वो क्लाइम के ख्वाब देखते हुए वेल्डीव को छोड़ देती है, और वेल्डीव थॉमसिन योब्राइट को दोबारा शादी का पैगाम भेजता है। इसके साथ-साथ क्लिम की जो माँ है योब्राइट, वो क्लिम के वापस आने पे एक पार्टी रखती हैं जिसके अंदर स्टेशिया भी आती है, और यहाँ पे स्टेशिया की क्लिम से मुलाकात होती है। दोनों एक-दूसरे को जानते हैं क्योंकि स्टेशिया खूबसूरत भी है और फैशनेबल भी, तो क्लिम को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। और अब इन दोनों के दरमियान मिलने-जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जब स्टेशिया का इंटरेस्ट जो है वो क्लेम के बारे में ज़्यादा था, तो वेल्डेन को ज़्यादा भाव नहीं देती, ठीक है? तो वेल्डेन दोबारा से थॉमसिन को शादी का पैगाम भेज देता है। मिसेस यूब्राइट पहले तो इस रिश्ते से नहीं मानती इतनी जल्दी, लेकिन एक दिन क्योंकि क्लाइम को अचानक किसी की शादी के सिलसिले में अपने गांव से बाहर जाना पड़ता है, तो वहाँ से उसे अपने दोस्तों के बारे में, थॉमसिन और वेल्डिव की शादी के बारे में पता चलता है। अब वो इस चीज़ की तस्दीक के लिए मिसेस यूब्राइट यानी अपनी ममा को ख़त के ज़रिए तमाम मामले के बारे में मालूमात करता है, पूछता है क्या बात है। इसकी वजह से थॉमसिन और मिसेस यूब्राइट इस रिश्ते को कबूल कर लेते हैं, ताकि इस वजह से जो है क्लेम ना नाराज़ हो या परेशान ना हो, और क्लाइम की गाँव में वापसी तक थॉमसिन और वेल्डन की शादी हो जाती है। अब स्टेशिया का रास्ता साफ था, तो इनकी शादी के बाद क्लिम की वापसी पर स्टेशिया और क्लिम के जो आपस के रिलेशन हैं वो बहुत ज़्यादा पीक पे चले जाते हैं, ठीक है? वो एक दूसरे से मिलना-जुलना स्टार्ट कर देते हैं। मिसेस योब्राइट चाहती थी कि क्लाइम वापस पेरिस चला जाए, जबकि क्लाइम ये चाहता था कि वो अपने ही गाँव में स्कूल खोलने का जो है वो एक प्लान बनाए। मिसेस योब्राइट को जब क्लाइम ने स्कूल खोलने के बारे में बताया ना, तो स्टेशिया से शादी करने के बारे में भी बताया, तो वो क्लाइम से इस बात पे नाराज़ हो गई और दोनों में अब झगड़े होना शुरू हो गए। दूसरी तरफ स्टेशिया भी इस चीज़ के गुमान में थी कि वो क्लाइम से शादी करके पेरिस चली जाएगी और बेहतर ज़िंदगी गुज़ारेगी। ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि क्लाइम जो है वो वापस जाना नहीं चाहता और अपनी माँ से झगड़ा करके अलहदा घर ले लेता है और वहाँ पे रहता है, और स्टेशिया से भी शादी करके ना वहीं पे रहना शुरू कर देता है। स्टेशिया से यानी शादी करके वो अलहदा घर बसा लेता है और वहीं पे रहना शुरू कर देता है। एक दिन थॉमसिन कुछ पैसों के लिए ना मिसेस योब्राइट के पास आती है, और वो अपनी आंट से कुछ पैसों का मुतालबा करती है और कहती है कि शाम को जब वेल्डिव आए आपकी तरफ तो उसको आप पैसे दे दीजिएगा। लेकिन मिसेस योब्राइट को वेल्डिव पर एतबार बिल्कुल भी नहीं था, और वो अपनी सारी जमा पूंजी को ना 2 हिस्सों में तकसीम करके, जो मैंने आप लोगों को बताया था क्रिश्चियन कैंटल, एक स्टूपिड सा लड़का, ऑकवर्ड सा लड़का था, उसके हाथ में दे देती है कि आधे वो थॉमसिन को दे दे और आधे क्लिम को भिजवा दें। लेकिन जो क्रिश्चियन कैंटल होता है ना, उस दिन उसकी एक लॉटरी निकल आती है, और वो समझता है कि आज उसका बहुत ही ज़्यादा गुड लक है। इसलिए वो सारी रकम जो है वेल्डिव के साथ किसी बैटिंग में लगा देता है और सब कुछ हार जाता है, और जब हार जाता है ना तब वो वेल्डिव को सब कुछ बता देता है कि ये रकम जो है थॉमसिन की है। अब ना फॉर्चुनेटली झाड़ी के पीछे से ना ये सब कुछ, वो जो रिडल मैन मैंने आप लोगों को बताया था डिगोरी, वो ये सब कुछ सुन रहा होता है। अब जब वो सुनता है ना तो वो फिर से
वेल्डिव के साथ दोबारा शर्त लगाता है और थॉमसन के सारे पैसे बचा कर थॉमसन के हवाले कर देता है। और थॉमसन को ये लग रहा होता है कि शायद ये मिसेस योब्राइट ने, उसकी आंट ने उसके लिए भेजे हैं इस रिडलमैन के हाथ। और इस टाइम जो रिडलमैन है वो ये भूल जाता है कि इसमें से हाफ जो थे वो क्लाइम के थे। और अब दूसरी साइड पे स्टेशिया और क्लाइम जो है वो अपने एक छोटे से घर में रह रहे हैं, बड़ी खुश हंसी खुशी रह रहे हैं। इस दौरान स्टेशिया इस गुमान में होती है कि वो क्लाइम को पेरिस के लिए आमादा कर लेगी, मतलब क्लिम को वापसी का कहेगी कि ताकि वहाँ पे जाके वो अच्छी लाइफ गुजार सके। लेकिन क्लिम का तो वापसी का कोई इरादा ही नहीं था। तो थॉमसन की तरफ से रकम का शुक्रिया जब किया ना उसने मिसेस योब्राइट को, तो अब मिसेस योब्राइट क्लाइम के घर गई ताकि वो देखे कि वहाँ पर से तो कोई थैंक यू का आंसर नहीं आया। तो वहाँ से उसको स्टेशना का सामना करना पड़ता है। वो जब स्टेशना को सारी बात बताती है कि उसने रकम भेजी थी, तो स्टेशना को ये बिल्कुल नहीं पता होता कि ये पैसों के बारे में पूछने आई है, बल्कि उसको लगता है कि शायद मिसेस योब्राइट उसका और डेमन का जो रिलेशन है ना, इन दोनों पे बहतान लगा रही है और इस बारे में इन पे बहुत खूब झगड़ा होता है। मिसेस योब्राइट बड़ी दुखी हालत में वापस आती हैं। दूसरी साइड पे क्लाइम की स्कूल की मनसूबा जो थी ना, उस पे वो इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो जाती है और तकरीबन वो ब्लाइंड हो जाता है। और अब वो लकड़ियाँ, घास फूस, छोटा मोटा काम करके ना पैसे कमाता है, बहुत ही कम पैसे कमाता है, जिस पर स्टेशिया की ऐशो-इशरत वाली जो ज़िंदगी गुज़ारने के ख्वाब थे, वो अधूरे ही रह जाते हैं। तो अब वो कितनी देर इस बंदे को बर्दाश्त करे कि जो ब्लाइंड भी है, जो उसको पेरिस भी नहीं लेके जा रहा और वो इसको पसंद भी नहीं करती थी। ख़ैर, तो अब क्या होता है, एक मेले में ना स्टेशिया वेल्डिव से मिलती है, इत्तफ़ाक़न मिलती है और दोनों में एक बार फिर से मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब वेल्डिव और थॉमसन की जो ज़िंदगी थी वो बताता है कि वो ज़्यादा खुश नहीं गुज़ारा, और दूसरी साइड पे स्टेशिया जो भी थी वो भी क्लाइम के अंधेपन की वज़ह से ज़्यादा खुश तो नहीं थी। रिडल मैन जो होता है, डिगोरी जो है, वो एक बार फिर इन दोनों को इकट्ठे देख के शक में मुब्तला हो जाता है और वो मिसेस योब्राइट को इनके बारे में बता भी देता है। मिसेस योब्राइट जो है वो अपने बेटे को मिलने और उससे दोबारा से जो अपने रिलेशन है वो बहाल करने के बहाने ना उससे मिलने उसके घर जाती है। उस दिन ना उसका बेटा क्लाइम सो रहा होता है, बहुत गहरी नींद सो रहा होता है। मिसेस योब्राइट जब घर पहुंचती है, दरवाज़ा बंद होता है, तो वो क्या देखती है खिड़की से कि वेल्डिव और स्टेशिया जो है वो मिलकर आपस में गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, मिल रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा दरवाज़ा नॉक करती है बाहर से, लेकिन स्टेशिया जो है वो खोलती नहीं है ताकि उसका जो शक है, मतलब सच ना हो जाए, वो पकड़े ना जाएँ दोनों। और स्टेशिया इसलिए भी नहीं खोलती क्योंकि उसको लगता है कि उसका ख़ावंद क्लाइम जो है वो पास में ही सो रहा है, तो वो खोल देगा दरवाज़ा। लेकिन अब बूढ़ी खातून है जो, वो ये सोचते हैं कि शायद उसका बेटा और उसकी बीवी जो है उससे मिलना नहीं चाहते, उसको पसंद नहीं करते, इसकी वज़ह से उसका दिल बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो बूढ़ी खातून इतनी तकलीफ़ वाली हालत में, इतनी दुखी होकर जब वापस आ रही होती है ना, तो रास्ते में झाड़ियों में गिर जाती है और वहाँ अनफॉर्चुनेटली उसे एक साँप काट देता है और वो वहीं पे मर जाती है। अब एक लड़का आता है और वो क्लाइम को बताता है कि उसकी माँ जो थी वो मरते वक़्त तुम्हारे बारे में बता रही थी कि उसके बेटा उसको नज़रअंदाज करता है, कुछ इस तरह के अल्फाज़ कह रही थी। अब इस तरह स्टेशिया और क्लाइम में आपस में फाइटिंग होना शुरू हो गई, वो दोनों एक-दूसरे से जुदा हो गए। स्टेशिया अपने ग्रैंडफ़ादर के घर चली गई और क्लाइम से नाराज़ हो गई। दूसरी साइड पे ना वेल्डिव की लॉटरी लग जाती है, यानी कि कहीं से विरासत मिल जाती है उसको, वो ख़ासा अमीर हो जाता है और वो स्टेशिया को कहता है कि चलो हम भाग जाते हैं। तो स्टेशिया जो है वो भी रज़ामंद हो जाती है। अब जिस दिन ये दोनों भाग रहे होते हैं ना, उसी दिन क्लाइम जो है एक लेटर लिखता है स्टेशिया को कि वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन बदकिस्मती से वो ख़त जो है वो स्टेशिया के पास नहीं पहुंच पाता। और आखिरकार जब वो अपने घर से भागती है तो रात के अंधेरे में निकलती है घर से, तो उसकी वजह से उस दिन बहुत रेनिंग होती है, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है। वो एक तालाब में गिर जाती है और मर जाती है क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती। और दूसरा वेल्डिव भी उसको बचाने के लिए उसके पीछे-पीछे जंप करता है और वो भी मर जाता है। क्लाइम अब इन दोनों को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाता है और फिर उसके बाद आता है डिगोरी। जो डिगोरी है वो क्लाइम को तो बचा लेता है, लेकिन बाकी दोनों जो हैं वो मर जाते हैं। यहाँ पे क्लाइम बड़ा दुखी होकर कहता है कि ये दूसरी औरत है जो उसके हाथों से कत्ल हो गई है। पहले उसकी माँ, फिर उसकी बीवी। और अब वो हमेशा अपनी माँ की अधूरी होने वाली ख्वाहिशात को याद करता है, उसके बारे में सोचता है। वो हमेशा तकरीबन रोज़ाना ही हिस्बे मामूल अपनी माँ और बीवी की कब्र पे जाता है और रूहानी तलीमात और अखलाकियात की तालीम को आम करने वाला एक प्रीचर बन जाता है। और आखिर में थॉमसन की और डिगोरी वेन की शादी हो जाती है और यहीं पे हमारा नोवेल ख़त्म हो तो जाता है। ये है खासियत थॉमस हार्डी की कि उनके सारे नॉवल, सारी स्टोरीज़ में जो प्रोटैगनिस्ट है वो इतना दुखी होता है कि हम लोग खुद सेंटिमेंटल हो जाते हैं। सो अब बारी है इनके थीम्स की। तो हमारे पास सबसे पहला थीम आ जाता है ह्यूमन वर्सेस नेचर का, यानी
ह्यूमंस जो है वो नेचर से जीत नहीं सकते। नेचर की एक अपनी पावर है, अपनी कंसिस्टेंसी है जो कि चलती रहती है और वो किसी के कहने पे ना रुकती है और ना चेंज होती है। जैसे कि अस्टेशिया की शादी वो किसी अमीर से करना चाहती थी और पेरिस में जाना चाहती थी और अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना चाहती थी, जो कि नहीं हुआ। उसके बाद वेल्डिव ने बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। डिगोरी को पहले रिजेक्ट किया गया थॉमसन के लिए साथ शादी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट में दोनों की शादी भी हुई। और मिसेस जो ब्राइट जो चाहती थी वैसे तो कुछ नहीं हुआ। थॉमसन की जो शादी है वो वेल्डिव के साथ हो गई और जिस लड़की को स्टेशिया को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी उसके साथ ही उनके अपने बेटे ने शादी कर ली, हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की ऐसा ना हो। दूसरा हमारे पास थीम आ जाता है डेथ का, कि बहुत से लोगों की डेथ हुई है। आइसोलेशन का थीम आ गया है और इसके अलावा लव का थीम इसमें आया है। डिसेप्शन का थीम इसमें आया है। डिसेप्शन का इस तरह के जैसे स्टेशिया ने अपने हस्बैंड को, अपनी सास को और भी बहुत से लोगों को धोखा दिया और वेल्डिव ने भी अपनी बीवी को धोखा दिया। लोनलीनेस की बात हुई है इस नॉवल में। ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी की बात हुई है कि ट्रेडिशन इनके कैसे थे। जैसे हम मैंने पहले बताया कि बॉन फायर की एक कस्टम हो रही थी नॉवल के स्टार्ट में ही, एंड डेस्टिनी दिखाई हुई है कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास क्लाइम की है, जो कि अच्छा भला एक मर्चेंट था और किस तरह उसने अपनी डेस्टिनी को खुद ही डिस्ट्रॉय किया या उसकी डेस्टिनी ने उसको किस तरह डिस्ट्रॉय किया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ नॉवल। So guys, if you think my videos are gonna really useful for you all, so don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much.